ना, चलता रहेगा उसी में। चलो प्रॉब्लम नोट करना। प्रॉब्लम, a particle moves along the curve, a particle moves along the curve, a particle move along the curve का इक्वेशन दिया गया है, x is equal to 4 cos t, ठीक, y is equal to 4 sin t, ठीक, कॉमा z is equal to 6 t. Find the velocity and acceleration. Find the velocity and acceleration at time t is equal to 0, at time t is equal to 0 and t is equal to pi by 2. Find also the magnitude of the velocity and acceleration. Find also the magnitude of the velocity, find also the magnitudes of the velocity and acceleration at any time t, फुल स्टॉप। ये रहा, एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस। स्पेस में कोई कर्व मौजूद है, उस कर्व पर पार्टिकल मूव करता है, कर्व का आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे दिया गया है। कह रहे हैं कि आप उस पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन दोनों निकालिए टाइम t बराबर 0 और टाइम t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, और साथ साथ इनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। लिखो, ठीक, चलें। किसी जनरल टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन हम लोग r मान लेते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो स्पेस का कोई कर्व मौजूद है, टूट गया, ये स्पेस में कोई कर्व मौजूद है, ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट को हम मान लेते हैं, माना इस पर जो पार्टिकल हमारा है वो मौजूद है, उस दौरान पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r, वो हम लोग मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हम लोग मान लेते हैं। और जब ये मान लिए तो क्या हमको एक्स वाई जेड दिया गया है कि नहीं दिया गया है? एक्स वाई जेड दिया गया, तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन लेट एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, एक मिनट रोक दो इसका, एक मिनट, let at any time t the position vector for particle, position vector for particle b, vector r is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, ये मान लिया। लेकिन अब आपको पोजीशन कैसे बतानी है वो आपको दिया गया है कि पोजीशन आपकी जो होगी वो स्केलर पैरामीटर t के फॉर्म में होगी, तो यानी हम इसको रख दें, यानी दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर r इज इक्वल टू x बराबर कितना दिया है 4 cos t i कैप, ठीक, प्लस y बराबर 4 sin t j कैप, और इसके बाद फिर प्लस 6 t k कैप, ये मिल गया। तो अब अपने दिमाग से सोच के बताओ, अगर आपको पोजीशन वेक्टर पता है और t आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को, एट एनी टाइम t, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी क्या होगी?
डी आर डी टी होती है, तो बस डिफरेंशिएट कर दो, डी आर डी टी अपने को वेलोसिटी मिल जाती है। देखना देयरफॉर वेलोसिटी भी डी वेक्टर आर डी टी, और डिफरेंशिएट कर लो। हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू डी वेक्टर आर डी टी, और डी वेक्टर आर डी टी अपने पास कितना आएगा, -4 साइन टी आई कैप, इसके बाद ये हटा दें, +4 कॉस टी जे कैप +6 के कैप, ये रहा। अच्छा, पर्टिकुलर टाइम पर भी पूछ रहा है ना, तो पर्टिकुलर टाइम पर भी हम लोग बस टी बराबर उतना सेट कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। ठीक, तो चाहो तो यहीं से सीखने मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड मांगा हुआ है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू अंडर रूट, गौर करना कितना, 4 माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो 4 चौक 16 साइन स्क्वायर टी, फिर 16 कॉस स्क्वायर टी, 16 कॉमन करो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो यहां पर दिख रहा है 16, और यहां से 36, यहां से हो गया 16 प्लस 36, कितना हुआ, अंडर रूट 52, ठीक, 13 चौका 52, तो 2 रूट 13, हाँ या ना, ये कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 13, चेक कर लो सही है कि गलत, कैलकुलेशन मेरी गड़बड़ हो सकती है। अब एक्सेलरेशन की बारी हो तो एक बार और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो, लिख देना एक्सेलरेशन वेक्टर ए इज इक्वल टू d2 वेक्टर r dt2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा अपने पास, -4 cos t आई कैप, फिर अगला कौन हो जाएगा, -4 sin t j कैप, ठीक, और फिर प्लस उधर का कुछ नहीं, 6 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। अच्छा, एक और चीज सुना, एक ये भी मांगा ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर्टिकुलर टाइम पर मांगा हुआ है, ठीक, तो उसके लिए हम अलग से लिख देंगे एट पर्टिकुलर टाइम v एट t इज इक्वल टू 0, तो हम इसमें t बराबर 0 पुट करेंगे, साइन 0, ये खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 j कैप, ठीक, और वहां कोई फर्क नहीं, वो आपका 6 k कैप ही रहेगा। क्लियर हुआ, तो वो दोनों काम भी निपटा लो इसी समय। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 4 चौक 16 यहां से cos स्क्वायर टी, 4 चौक 16 साइन स्क्वायर टी, यानी कि टोटल 4 आएगा, ये टोटल 4 आएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख दो, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4। अब एट पर्टिकुलर टाइम खुद से निकाल लो, हो जाएगा। धन्यवाद। कौन है, अरे राम तुम ऐसे किसी को बेइज्जत कर दिए, उन्होंने किसी और को बीच में ला दिया, प्रॉब्लम। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, वो निकल गया ना, जो निकालना था वो निकल गया, अरे मतलब वो एट टी बराबर 0, टी बराबर π/2 पर, नहीं π/2 था, कितना था टाइम, कितना दिया था, π/2 पर दिया था, ठीक, कितना कितना निकला, टी बराबर 0 पर कितना निकला, वेक्टर v कितना निकला, 4j कैप प्लस 6k कैप, और वो एक्सेलरेशन कितना आया, -4 i कैप, ठीक है, और उसके बाद π/2 का क्या हाल रहा, साइन π/2 1 हो जाएगा, cos π/2 0 हो जाएगा, तो -4 ना, -4 i कैप, और एक्सेलरेशन का बोल दो, नहीं -4 i कैप और 6k कैप बचा रहेगा, उसके पास कोई टी नहीं है, और एक्सेलरेशन में क्या हाल है,
ठीक है, सही है। चलो तब अगला करो प्रॉब्लम। अ पार्टिकल मूव्स, बस ये आखिरी है, इसके बाद चल रहे हैं इंटीग्रेशन। अ पार्टिकल मूव्स along the curve a particle moves along the curve x is equal to t cube plus 1, y is equal to t square और z is equal to 2t plus 5, where t is the time, पैरामीटर समझ में आए? अब पैरामीटर समझ में आए कि कैसे आपका जो पार्टिकल है वो पैरामीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे वक्त बदलेगा वैसे वैसे आपकी पोजीशन बदलेगी, और जैसे जैसे आपकी पोजीशन बदलेगी तो वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। तो आपकी जो वेलोसिटी है या आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, वेयर टी इज द टाइम और फुल स्टॉप। फिर कह रहे हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, फाइंड द कंपोनेंट, find the components of its velocity। 2 मिनट रुको, कौन आए हैं? ये एक बड़ा बवाल। एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t is equal to 1 in the direction I कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ये ऐसे सवाल जरूरी होते हैं। ठीक, मतलब आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट मांगता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी वेक्टर जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा वो मांग रहा है, और एक्सेलरेशन का भी मांग रहा है। ठीक, मुश्किल काम नहीं है, आसान है। एक चीज गौर करो, ये कुछ ऐसा है जैसे ये कोई मान लो स्पेस कर्व आपको दिया गया है, ये कोई स्पेस कर्व है। इस स्पेस कर्व के पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर पर्टिकुलर किसी टाइम t पर पार्टिकल मौजूद है, और इसकी पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं कितना है, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हो गया। अब यहां पर हमको दिया गया x इज इक्वल टू कितना है, टी क्यूब प्लस 1, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया टी क्यूब प्लस 1 आई कैप, फिर कितना दिया गया है प्लस टी स्क्वायर जे कैप, और फिर z इज इक्वल टू प्लस 2t प्लस 5, और ये कितना हो गया, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर दे दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी मौजूद है, ये तो बात तय है कि वेलोसिटी आपका एक वेक्टर फंक्शन होता है, ठीक है, या एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी तो उसके पास अपनी एक डायरेक्शन होगी निश्चित तौर पर। तो चलो हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। लेकिन ये बताओ वेलोसिटी की जो ये डायरेक्शन है ये कंपोनेंट से मिल करके बनी होगी कि नहीं बनी होगी? x के डायरेक्शन में, फिर y के डायरेक्शन में, फिर z के डायरेक्शन में, ये जो कंपोनेंट टूटे होंगे इससे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन निकल करके आई होगी। तो ये कह रहे हैं आप इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालिए, वेलोसिटी का वो हिस्सा निकालिए जो हिस्सा इसके डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और ये वेक्टर कौन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब मान लो जैसे इस वेक्टर की डायरेक्शन मेरे को मान लो नहीं पता है, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन है, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना हो गया 3 के कैप, ये इसकी डायरेक्शन। तो इस दी गई वेलोसिटी का कितना हिस्सा इसके अलोंग आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, आपको वही कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? और यही बात किसके साथ करनी है, एक्सेलरेशन के साथ करनी है। लेकिन सबसे पहले इसके लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? फिर हम इसकी डायरेक्शन में बात कर लेंगे, वो तब की बात हो जाएगी। चलिए शुरुआत करें। चलो लिखना बिठा दें न्यूमेरिकल, हम किताब से उठा लेंगे जितना क्वांटिटी उठानी है, बिठाएं। सबसे पहला काम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लो। सॉल्यूशन मेरे ख्याल से फिगर बना दिया, तो मुझको ये तो नहीं लिखना लेट वेक्टर r इज इक्वल टू फला, सीधे काम करें क्लियरली। वेक्टर r इज इक्वल टू यही जो लिखे हुए हैं टी क्यूब प्लस 1 आई कैप, फिर कितना हो गया प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 2t प्लस 5 के कैप, ये रहा। ठीक, तो वेलोसिटी डी वेक्टर आर डी टी,
वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू डी वेक्टर r dt इज इक्वल टू कितना होगा भैया 3t स्क्वायर i कैप प्लस 2t j कैप और फिर प्लस 2k कैप। ये तो हो गया वेलोसिटी। इसी समय लगे हाथ एक्सेलरेशन भी निकाल लो। ठीक, वेक्टर a इज इक्वल टू, अच्छा वेलोसिटी पर्टिकुलर किसी टाइम पर भी कहा है, कितने पे कहा है, t इज इक्वल टू 1 पर कहा है। तो एक काम करो ना, इसी समय t इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी वेक्टर v एट t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, रखो 1 तो कितना मिलेगा 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। ये नोट करो। इसी समय t इज इक्वल टू 1 यहीं पर पुट कर दो और यही काम डिट्टो हम करेंगे किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। तो ये हो गया अपना d2 वेक्टर r dt2 कितना होगा भैया बोलो, दिस इज इक्वल टू 16 आई कैप 6 आई कैप, अच्छा 6t आई कैप। ठीक, इसके बाद प्लस 2 j कैप, ये खत्म, तुम में से किसी का है, ये हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन वेक्टर a एट टाइम t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6i कैप, फिर कितना प्लस 2j कैप। ये रहा। हो जाए तो बताना। अब बारी ना वेलोसिटी का कंपोनेंट इस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालने का। ठीक, समझना, जैसे ये मेरे को पता है इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो कितना होता है, आई कैप होता है। तो अगर हम एक वेक्टर लिख रहे हैं, सोच के बताना, अगर हम एक वेक्टर लिख रहे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये मैंने लिखा, वेक्टर r इज इक्वल टू दिस, मैंने ये लिख दिया। तो ये बताओ x एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट है, x एक्सिस के डायरेक्शन में केवल 2, ठीक है, और y एक्सिस के डायरेक्शन में 3 और z के डायरेक्शन में 4। तो कंपोनेंट जो है क्या वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। मुद्दे की बात यह कि पहली बात वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, तुम ये बताओ x की डायरेक्शन में जितना कंपोनेंट है वो एक्चुअल में आप तब बता पा रहे हो जब आपके पास कौन मौजूद है, आई कैप मौजूद है। तब आप कह रहे हो ना आई कैप x के डायरेक्शन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, x की डायरेक्शन में ये आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट वर्क कर रहा है वो आई कैप के आगे लगा गया कोफिशिएंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अगर हम पूछे कि y के डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है, तो सबसे पहले आप y का यूनिट वेक्टर पहचानते हो। तो y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन हुआ, j कैप, और उसके आगे लगा हुआ कोफिशिएंट कौन है, 3। तो आप जानते हो इसके अलॉन्ग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और इसी तरह z के अलॉन्ग मांगा जाए तो आप k कैप पहले खोजते हो, उसके बाद ये काम करते हो। क्लियर हुआ कि नहीं। अब आपसे कहा जा रहा है इस वेक्टर के अलॉन्ग, इस वेक्टर के अलॉन्ग आपको कंपोनेंट निकालना है। तो एक्चुअल में इस वेक्टर के नहीं, पहले आप इस वेक्टर से आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। जो यूनिट वेक्टर निकलेगा उससे हम एक स्केलर क्वांटिटी को तैयार कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो चलो पहले इससे यूनिट वेक्टर निकालते हैं। लिखना, नाउ यहीं पर लिखना, नाउ द यूनिट वेक्टर now the unit vector in the direction of I cap plus j cap plus 3k cap is equal to, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर कितना होगा, ये होगा दिया गया वेक्टर r डिवाइडेड बाई, और सॉरी हम उल्टा लिख दिया, हम इसको वेक्टर r माने हुए ना, हम नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू सीधे सीधे लिखना आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब ये मेरे को बता दो कैलकुलेट करके, 3 त्रिका 9, 9 1 10 1 11, रूट 11। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 11 आई कैप प्लस 1 बाई अंडर रूट 11 जे कैप
प्लस 3/√11 के कैप। क्या आपको यूनिट वेक्टर मिल गया कि नहीं मिल गया? अब अगर अपने को यह चाहिए कि इस दिए गए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट वेलोसिटी का काम कर रहा है, तो कुछ मत करो, वेलोसिटी का इसके साथ कैसा प्रोडक्ट मार दो, डॉट प्रोडक्ट लगा दो, बस काम खत्म। वेक्टर v डॉट दिस वेक्टर, और एक्सेलरेशन का कितना काम करेगा, वेक्टर a डॉट दिस वेक्टर। आपको दो स्केलर क्वांटिटी मिल जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? इतना नोट करो, लिखा देखो। कुछ मानना वानना चाहो तो इसको कोई नाम वाम दे सकते हो। नाम दे कुछ, वेक्टर u, वेक्टर t, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नाम दे दो यार। वेक्टर l नाम दे, कितना, एन कैप, नहीं बच्ची एन कैप ना दो, हालांकि एन कैप नो यूनिट नॉर्मल वेक्टर मानते हैं हम लोग, सतह के परपेंडिकुलर उठता हुआ ना। कुछ भी मान लो, ये जो मन के वो मान लो, वेक्टर एल मान लो, वेक्टर बी मान लो, जो मन के। नहीं छोड़ो, कुछ ना मानो, सीधे लिख देंगे। नाउ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नाउ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नाउ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नाउ रिक्वायर्ड कंपोनेंट लिखो, काम बवाल वाले। रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी वाला कहां गया, वेलोसिटी अभी निकाले थे ना, कहां गई यार, ये रही, हाँ, 3i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक, डॉट, ये अपने पास कितना है, i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप, और एक काम करो ना, बटे √11 इकट्ठे ले लो, तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 1 के 3 और 3 2 5 और 6 5 11, 11/√11 दैट इज इक्वल टू √11, यही आया। यही वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो इस दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। अब इसी तरह एक्सेलरेशन का निकाल के बता दो, ना रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसी के बाद अब हम लोग चल रहे हैं सीधे वेक्टर इंटीग्रेशन की दुनिया में कदम रखते हैं। पहली लाइन वही घिसी पिटी, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उम्मीद कर रहे हैं मैंने सफिशिएंट न्यूमेरिकल लिए हैं, बाकी तो विधाता ही मालिक है। मिटाया जाए, चलो चलो हेडिंग डाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, लिखें, नॉर्मली बी कंसीडर इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जनरली बी कंसीडर इंटीग्रेशन
as the reverse process of differentiation, as the reverse process of differentiation. ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बात याद रखना, ये बात केवल और केवल जनरली मतलब आम तौर पर ही होती है, ये ऐसा नहीं है कि आप बस इतना ही मान के रखें, क्योंकि जब हम इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ये ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, अभी उस पर नहीं जा रहे, वो जब हम तुमको लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ये सब पढ़ा रहे होंगे तो हम इसको खूब अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अभी चूंकि बस नॉर्मली इंटीग्रेशन इसका सीखना है तो हम लोग बस इतना ही जान रहे हैं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मान लो अगर आपके पास दो हैं, एक है स्मॉल वेक्टर एफ ऑफ टी, दूसरा है कैपिटल वेक्टर एफ ऑफ टी, दो आपके पास वेक्टर फंक्शन है, स्मॉल वेक्टर एफ ऑफ टी और दूसरा है कैपिटल वेक्टर एफ ऑफ टी। अगर एक का डिफरेंशिएशन दूसरा आता है तो पक्की बात है दूसरे का इंटीग्रेशन पहला आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी बात को लिखना, लिखो लेट वेक्टर एफ ऑफ टी एंड वेक्टर कैपिटल एफ ऑफ टी, वेक्टर कैपिटल एफ ऑफ टी बी टू वेक्टर फंक्शंस, बी टू वेक्टर फंक्शंस, B2 वेक्टर फंक्शंस सच दैट, और इस तरीके के वेक्टर फंक्शंस हैं। अब ये याद रखना, कुछ चीजें नहीं लिख रहे हैं शॉर्ट करने के चक्कर में, ये वेक्टर फंक्शन किसके हैं? स्केलर t के हैं, ठीक। तो हम आगे स्केलर t नहीं जोड़ रहे हैं, मान करके चलना t हमारा कैसा रहेगा? स्केलर क्वांटिटी रहेगी, ठीक। बी द टू वेक्टर फंक्शन सच दैट differentiation with respect to t of capital F of t is equal to small f of t। कि जब हम कैपिटल एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में तो रिजल्ट में ये वाला वेक्टर फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ टी तैयार होता है। तो इसका मतलब ये हो कि जिस दिन इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा उस दिन कौन तैयार होगा? एफ ऑफ टी। और उस दिन एफ ऑफ टी जो स्मॉल एफ ऑफ टी है ये आपका इंटीग्रैंड कहलाएगा। क्लियर हुआ? लिखना इसी बात को, ठीक। लिखना द फंक्शन नहीं द फंक्शन नहीं, डी डी टी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस लिखना, देन कैपिटल वेक्टर एफ ऑफ टी इज कॉल्ड, कहा जाता है, इज कॉल्ड इनडेफिनिट, अनिश्चित, इनडेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल वेक्टर एफ ऑफ टी, ठीक। सिंबॉलिकली भी राइट, या विद रिस्पेक्ट टू टी ये भी जोड़ देना, विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक। सिंबॉलिकली भी राइट, सिंबॉलिकली बी राइट इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू कैपिटल वेक्टर एफ ऑफ टी। ये रहा, अगर कैपिटल वेक्टर एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन स्मॉल वेक्टर एफ ऑफ टी आता है तो एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन कौन आएगा? कैपिटल एफ ऑफ टी। अब हम इनडेफिनिट किस नाम पर करते हैं? ये अनिश्चितता क्या आ रही है? जैसे अपने लोग नाम दे दिया ना इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, कुछ अभी फिक्स नहीं है। तो हम ये जो कुछ फिक्स नहीं है ये बात हम क्यों कह पा रहे हैं? इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि गौर करो, अगर हम इस वेक्टर एफ ऑफ टी में एक कांस्टेंट वेक्टर सी ऐड कर दें तो जैसे आप यहां पर कांस्टेंट वेक्टर ऐड करोगे तो कांस्टेंट वेक्टर के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, आपको बार बार वेक्टर एफ ऑफ टी ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब आप यहां पर कांस्टेंट वेक्टर को लगातार बदलते रहो, अंदर वाली क्वांटिटी लगातार चेंज हो रही है, उसके बावजूद भी आपको कौन मिल रहा है? वेक्टर एफ ऑफ टी मिल रहा है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इंटीग्रेशन वेक्टर स्मॉल एफ ऑफ टी डी टी कुछ और नहीं, कैपिटल वेक्टर एफ ऑफ टी प्लस कांस्टेंट सी होगा। और वो जो कांस्टेंट वेक्टर सी आ रहा है ये याद करना, ये वेक्टर है तो आगे जुड़ेगा भी कौन? वेक्टर ही जुड़ेगा कांस्टेंट में। वो जो आपको कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है उसकी वैल्यू आपको दी नहीं गई, वो आपका इनडेफिनिट है। उसी वजह से इस इंटीग्रेशन को क्या नाम दिया जाता है? इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब उसकी वैल्यू निकाली कैसे जाती है? आपको कोई ना कोई इनिशियल कंडीशन दी जाती है, उसी इनिशियल कंडीशंस के बेस पर हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, कांस्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर हुई ये बातें?
लिखना इसी बात को। इफ स्टार बना करके लिखना, इफ वेक्टर सी, ठीक, इज एनी आर्बिट्ररी, मनचाहा, जो मर्जी वो आप उठा लो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ टी, जो कि आपके पैरामीटर टी से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ठीक, देन ddT ऑफ वेक्टर कैपिटल F ऑफ t प्लस कांस्टेंट वेक्टर C इज इक्वल टू स्मॉल वेक्टर f ऑफ t, एंड दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हो कि इंटीग्रेशन स्मॉल वेक्टर f ऑफ t dt इज इक्वल टू कैपिटल वेक्टर f ऑफ t प्लस कांस्टेंट वेक्टर C, ये रहा। डेफिनेट इंटीग्रल आप समझ चुके हो ना, सेम टू सेम डेफिनेशन चलेगी, तो हम डेफिनेट यहां पर नहीं लिखा रहे हैं, क्लियर हुआ। डेफिनेट में क्या हो जाएगा, आपको जो पैरामीटर है वो दो लिमिट के बीच में वेरी करेगा, ए से लेकर के बी तक आपका पैरामीटर दौड़ेगा, तो आप यही लिखोगे इंटीग्रेशन ए टू बी फंक्शन वेक्टर एफ ऑफ टी डी टी, ये आप लिख दोगे, तो आएगा कितना, आएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, जैसे पुराने में निकालते आए थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन, बस इतने काम कर देना है, क्लियर हुआ। तो इतना लिख करके आगे, हाँ अब ये याद रखना, हम इस बात को यहां पर मेंशन नहीं कर रहे हैं कि इसको इनडेफिनेट इसी के एक्सटेंट की वजह से कहा जाता है, ठीक, ये है तभी इसको हम इनडेफिनेट बोल रहे हैं, ठीक, क्योंकि अनिश्चितता इसी की वजह से आ रही है। चलो रूल्स लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखना डबल स्टार बना करके लिख दो, इफ, यदि स्मॉल वेक्टर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अब जाहिर सी बात है कोई भी दिया गया वेक्टर फंक्शन अपने कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो कंपोनेंट के फॉर्म में हम इस वेक्टर को लिख देते हैं, इसका पहला कंपोनेंट है एक्स के डायरेक्शन में f1 ऑफ टी आई कैप प्लस वाई के डायरेक्शन में f2 ऑफ टी जे कैप प्लस f3 ऑफ टी, और कितना हो गया, ठीक है, ठीक, then integration of vector f of t dt is equal to I cap integration f1 of t dt plus j cap integration f2 of t dt, ठीक, प्लस k cap integration f3 of t dt, ये रहा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, that is in order to integrate a vector function किसी वेक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, in order to integrate a vector function we should integrate its component, we should integrate its component, अगर its components, अगर आपको दिया गया जो वेक्टर फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आपको करना है और वो स्केलर पैरामीटर t का फंक्शन है, तो ऐसे केस में उसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको केवल और केवल उसके कंपोनेंट को क्या कर देना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा, यही थ्योरम है। 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 यही थ्योर
कुछ नियम लिखाएंगे, उसके बाद सवाल कराएंगे, खत्म वेक्टर इंटीग्रेशन। आ जाएंगे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, यानी नहीं अभी लाइन सरफेस नहीं आएंगे, अभी आएंगे कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, वहां समझाएंगे। पहले ये लोग होते क्या, तुम लोगों को तो बहुत समझाए हैं ना, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, पहला ग्रेडियंट ही समझाए हैं, ये इनको समझाना पड़ेगा। हो गया हो, मिटाया जाए। इस पे जल्दी जल्दी निकाल करके टाइम बचा रहे हैं, जिससे जब कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस वाला शुरू करें ना तो उसको हम इत्मीनान से समझा सके। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, कैसे आप उसकी बातें समझते हो, सरफेस की वो कैसे बात कर रहा है, वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हो बात कर रहा है, वो सब कुछ इत्मीनान से समझा सके, इसीलिए हम इसका टाइम जल्दी जल्दी खींच ले रहे हैं। और मान के चलो आज हो सकता है ये आज ही खत्म हो जाए, या हो सकता है कल खत्म हो जाए, बस आज ही कल में इसको निपटा देंगे। अब हम केवल कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस समझाएंगे और अगले 3-4 दिन उसको रखेंगे, 3-4 दिन में वो खत्म करेंगे, फिर हम आ जाएंगे कि उस पे ग्रीन गॉस और स्टोक्स पर आ जाएंगे। लिखना सम रिजल्ट या सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ठीक, याद रहे तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज निकालने का तरीका भी यहीं पर बता दे रहे हैं कैसे निकल रहे हैं। ठीक, सबसे पहला रिजल्ट सुनो, सिंस हम लोग जानते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी टी ऑफ वेक्टर आर डॉट वेक्टर एस इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। हमको पता है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाए और उस डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये आता है डी वेक्टर आर डी टी डॉट वेक्टर एस प्लस वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर एस डी टी। हाँ या ना? और अभी अभी तो सीखा है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर इनका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है तो इनका इंटीग्रेशन आर डॉट एस आएगा। क्लियर हुआ? तो यानी कि देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर आर डी टी डॉट वेक्टर एस प्लस वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर एस डी टी, ठीक, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? dt के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू कितना आएगा? वेक्टर r डॉट वेक्टर s। लेकिन याद रखना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आगे कांस्टेंट वेक्टर का ऐड करना कंपलसरी है, प्लस वेक्टर c। क्लियर हुआ? ये बता देना वेक्टर c इज इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर, वेक्टर c इज इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर। नोट कर लो। अच्छा, सोच करके जवाब देना। एक चीज जो लिखा गया दिस इज इक्वल टू दिस, क्या वहां पर जो वेक्टर सी ऐड किए हैं सही ऐड किए हैं या गलत ऐड किए हैं? इत्मीनान सोच करके जवाब दो। इंटीग्रेट किया है वेक्टर को और इंटीग्रेट करने के बाद जो कुछ भी आया उसमें मैंने वेक्टर सी को ऐड कर दिया, मैंने सही किया है या गलत किया है? सही किया। सही है मतलब सब लोग बेकार हो। भैया मेरे ये बताओ, नहीं ये बताओ, सोच करके जवाब दो, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? वेक्टर का या स्केलर का? स्केलर का। हाँ या ना? रिजल्ट में अब स्केलर का डिफरेंशिएशन कौन आता है? स्केलर आता है। हाँ या ना? तो किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, वेक्टर का कि स्केलर का? तो रिजल्ट में कौन तैयार हुआ, वेक्टर या स्केलर? स्केलर। तो तुमने वेक्टर कैसे ऐड करवाया? मिली गलती। हम कुछ लिख देंगे तुम ऐसे सोच में पड़ जाओगे, यही तो पकड़ना है तुमको। समझ पाए? वापस सुनो फिर बता रहे हैं, ये क्या लगा है? डॉट प्रोडक्ट। तो तैयार क्या हुआ है, वेक्टर या स्केलर? स्केलर। आपने डिफरेंशिएशन किसका किया? स्केलर का। तो वेक्टर कैसे तैयार हो सकता है? डेरिवेटिव का मतलब समझते हो? डेरिवेटिव बदलाव को बताता है, तो बदलाव किसमें हो रहा है? स्केलर में। तो आप वेक्टर में कैसे बदलाव बता सकते हो? स्केलर में ही तो बदलाव आया। तो इसका मतलब ये जो तैयार हुआ, तुम गौर करो, यहां भी डॉट प्रोडक्ट, यहां भी डॉट प्रोडक्ट, तो ये लिखा कौन गया? स्केलर।
और स्केलर को इंटीग्रेट करोगे तो वेक्टर मिल नहीं सकता, वो भी क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, और स्केलर ही मिल रहा है तो आप उसमें वेक्टर ऐड करके उसको कन्वर्ट कर दे रहे हो, और ये आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो लिखा गया है ये और वो दोनों बातें गलत है। क्लियर हुआ? अभी सही है? हाँ, ऐसा ना धोखा खाओ, हम कुछ लिख देंगे तुम ऐसे धोखा खा जाओगे। ये सब छोटी छोटी चीजें ही तो पकड़नी है, एक लाइन लिख देंगे गलत। डेविड सीले का लीनियर अलजेब्रा पढ़ो, ऐसे ही सवाल बनाते हैं वो छोटे छोटे ना। एक में बनाया, इफ राइट मोस्ट कॉलम, इफ वी हैव वन नॉन पाइवॉट कॉलम, if we have one non pivot column our system has infinitely many solution, true or false? false। आपके पास नॉन पाइवॉट कॉलम है, ये खाली इस बात की गारंटी है कि आपके पास फ्री वेरिएबल मौजूद है। सिस्टम कंसिस्टेंस होगा, ये फ्री वेरिएबल से डिसाइड नहीं होता, ये डिसाइड होता है कि आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में राइट मोस्ट कॉलम पाइवॉटेड है या नॉन पाइवॉटेड है। अगर राइट मोस्ट कॉलम पाइवॉटेड हो गया तो आपको इक्वेशन मिलेगा 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो, और यही गलत है। छोटी सी बात पूछते हैं बस खाली, ये बताओ बच्ची, सोल्यूशन नहीं होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कहां से? राइट मोस्ट कॉलम का पाइवॉट होना, राइट मोस्ट का पाइवॉट कॉलम, राइट मोस्ट कॉलम का पाइवॉट होना सॉल्यूशन की दुनिया से आपको बाहर कर देता है। हम ये कहे इफ बी हैव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट यही लिखे हैं, इफ बी हैव वन नॉन पाइवॉट कॉलम देन आवर सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम सॉल्यूशन रखेगा, इसके लिए सिस्टम को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जब मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट ही नहीं है तो सॉल्यूशन किस बात के लिए रखेगा? तो पहले तो सिस्टम कंसिस्ट, अगर वो ये कहे होते इफ अ कंसिस्टेंट सिस्टम हैव वन फ्री वेरिएबल देन इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अब हम गलत नहीं बोल सकते थे क्योंकि अब आपने कहा था कंसिस्टेंट सिस्टम कहा हुआ था। तो राइट मोस्ट कॉलम का पाइवॉट होना, राइट मोस्ट पाइवॉट कॉलम का, राइट मोस्ट कॉलम का पाइवॉट ना होना, ये बड़ी बात होती है, ये सोचना पड़ता है। क्लियर हुआ? इसीलिए ना भारी किताबें, मतलब बड़ी किताबें जब पढ़ी जाती है तो बड़े ठहराव के साथ पढ़ी जाती हैं। आप ये झटके में पढ़ते चले गए, खड़ा खड़ा आप काट दिए, उसके बाद आपको पता चलेगा हम तो सही लगाए हैं, थोड़ी देर के बाद जब वापस लौटोगे तब तुम्हें पता चलेगा सही वही कुछ नहीं लगा, अपनी कवर खोद करके बैठे हो। चलो स्टार्ट हुआ ना, सेकंड इन पर बात करते हैं। अपने को पता है डी डी टी सिंस डी डी टी ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 2 वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर डी टी। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? ये तो सही लिखा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2 वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर डी टी, ठीक, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। दिस इज इक्वल टू, बोलो कितना होगा, वेक्टर आर स्क्वायर और प्लस कितना सी, वेक्टर ऐड करें या कांस्टेंट? कांस्टेंट, क्योंकि वेक्टर आर स्क्वायर आर डॉट आर है। क्लियर हुआ? नोट कर लो, आगे चाहे बोल देना, बार बार बोल देना, सी इज स्केलर क्वांटिटी, सी इज स्केलर क्वांटिटी, ये बोलते चलना। dr dt whole square, differentiation of d vector r dt whole square is equal to 2 d vector r dt dot d2 vector r dt2 dt2, ठीक। therefore इसलिए the integration of 2 d vector r dt dot d2 vector r dt2 is equal to इसका डिफरेंशिएशन dt के t के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू dr dt होल स्क्वायर, d वेक्टर r dt होल स्क्वायर
और प्लस एक स्केलर क्वांटिटी सी। क्लियर हुआ? ये नोट कर लो अगला रूल। हाँ और कम, सही है, कुछ और करा लेना था। हाँ वो पूरा मर्ज कर दे तो हो जाता। नहीं वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर देता ना, वो भी मर्ज कर देते तो अरे ये भी है ये भी है, ऐसा कुछ है नहीं वो। और दूसरी बात है जब तक केमिस्ट्री में उसको एक बार पढ़ोगे नहीं ना तब तक वो लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा कि लिखा हुआ समझ में आए। अब जैसे बाकी सारी चीजें पढ़ लिया तो वो समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा है उसमें एक बार दिक्कत होगी। किसमें? इसमें नहीं तो मैट्रिक रिसेप्शन में तुम लोग नहीं आए थे बस उतने में, बाकी पढ़ाई मैंने सब है, छोड़ा एक भी नहीं है। सोच रहे हैं वो सिल्वरमैन पुन्नू स्वामी वाली जो बुक है कॉम्प्लेक्स, वो एक बार मेरी पूरी सॉल्व हो जाए, फिर यूट्यूब पे पूरा उसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे पूरी कंप्लीट सॉल्व की, जितने क्वेश्चन है सबकी, तो काम हो जाएगा ना, आसानी उनके लिए हो जाएगी, भैया जब मर्जी हो पढ़ने का उठाओ कॉम्प्लेक्स पूरी लगा डालो। हाँ मत पछताओ बच्ची मत पछताओ, नहीं तो रात में नींद नहीं आएगी। पछता रही हूँ, पैसा ज्यादा लग गया है। हाँ और पछतावा हो रहा है, 600 300 ये हो गया, 900 रुपए के नुकसान हो गए। हाँ तुम्हारे बच गए समझ लो, अब तुम नहीं लोगे। हाँ हाँ सैंपल सैंपल सर सैंपल दिखाएंगे सैंपल, बोलो ना सैंपल दिखाइए यार, तुम उपभोक्ता हो, तुम अपने अधिकार नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा। घड़ी हमेशा टैगलाइन याद रखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप एक मौत दीजिए हमको, उसके बाद हम बात करेंगे। जब मांगे मौत नहीं मिलती, वो लोग तुमसे पैसा मांग रहे हो, तुम लोग पैसा दे दे रहे हो। और हिंदुस्तान में मौत मांगो तो मौत नहीं मिलती, इच्छा में तो ऐसे थोड़ी मिल जाती है, कोर्ट में जाकर के ऑर्डर करवाओ। हाँ कितने हो गए? 3 हुए, चौथे कराना। फोर्थ, फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी टी ऑफ वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर डी टी। ये अगर वेक्टर आर को उसके डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट लगाया जाए। अच्छा मेरे को ये बताओ, अच्छा रोहित रोहित रोहित, वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर डी टी इज इक्वल टू 0 वेक्टर क्या बताता है? हाँ सही है, तुम बताओ सही है? मेरे को तो ये पता है मैग्नीट्यूड होना चाहिए। चलो याद है, तब तब याद है, हम तो कह गए काम से कोई बच गए। इज इक्वल टू डी वेक्टर आर डी टी, डी वेक्टर आर डी टी क्रॉस डी वेक्टर आर डी टी, ठीक, प्लस किसपे? नहीं कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट इन डायरेक्शन, दो बातें हैं। कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होगा तो वेक्टर का उसके डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, कांस्टेंट इन डायरेक्शन होगा तो उसका अपने डेरिवेटिव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर हो जाता है। ठीक, वेक्टर आर क्रॉस डी टू वेक्टर आर डी टी टू, ये रहा, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर। अच्छा अपने को ये पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 वेक्टर, तो अब सीधे सीधे लिखना देयरफॉर, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर आर क्रॉस डी टू वेक्टर आर डी टी टू डी टी टू with respect to t is equal to वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r dt। अच्छा अब की मेरे को बताओ क्या ऐड करें, वेक्टर c या c? वेक्टर c, जहां पर c आपका एक कांस्टेंट वेक्टर है। अब तुम लिख सकते हो वेक्टर c इज इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर नोट करो। चौथा, बस 4 और बचे हैं, 8 रूल हो जाएंगे आपके। चलें 5वां लिखें, लिखना 5वां स्टार 5।
ठीक, लिखना इफ, यदि वेक्टर ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर, इज अ कांस्टेंट वेक्टर, अगर वेक्टर ए आपको दिया गया कोई एक कांस्टेंट वेक्टर हो, ठीक, देन डी डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना होता है, कोई बताएगा? वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है तो अगर रूल के थ्रू जाएंगे तो डी वेक्टर ए डी टी कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो वेक्टर का आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो आपके पास केवल बचता कौन है, वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर आर डी टी, यही बचता है। इसका मतलब कल को कोई आपसे कहे तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर आर डी टी रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू कितना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर प्लस कितना, वेक्टर सी, नोट कर सकते हो। सारे डिफरेंशिएशन के ही रूल से निकलते चले जा रहे हैं। टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3, एस रंगनाथम, डॉक्टर MBSSN। हाँ, किसका बच्ची? हाँ, आर के साथ मतलब नहीं समझे तुम्हारा हम। वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा। कांस्टेंट वेक्टर होना और कांस्टेंट होना ये दोनों अलग बातें हैं। आप समझ पाई? नहीं समझी? सुनो, कोई वेक्टर कांस्टेंट है वो वेक्टर, उसके पास डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन बदल नहीं रही है, पूरी जिंदगी वो एक ही डायरेक्शन लेकर के बैठा रहेगा, लेकिन है वो वेक्टर क्वांटिटी। और कोई चीज स्केलर है तो बस उसके पास मैग्नीट्यूड भर है और कुछ नहीं। जैसे अगर हम ये लिख दें 2i कैप, ठीक, और ये हम लिख दें 2, इन दोनों में फर्क है, दोनों कांस्टेंट है, एक्चुअल में दोनों कांस्टेंट है, लेकिन ये वेक्टर की दुनिया का कांस्टेंट है और ये रियल की दुनिया का, मतलब रियल कह रहे सॉरी, ये नंबर की दुनिया का कांस्टेंट है, स्केलर की दुनिया का कांस्टेंट। तो ये जो होता है ना, इसके पास एक डायरेक्शन है, ये हमेशा अपना मुंह एक्स एक्सेस वाली डायरेक्शन में करके बैठा रहेगा हमेशा, और अगर इसी पे माइनस लगा दिया ना तो ये अपना मुंह किधर कर लेगा, एक्स एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन में, इसके पास मुंह ही नहीं करेगा किधर। स्केलर क्वांटिटी ना बिना मुंह की होती है, कुछ नहीं बोलना उसको, उसकी शक्ल आप बता ही नहीं सकते किधर गई। अभी समझ में आया? और यही चीज यहां पर होती है, ये जीरो वेक्टर और ये जीरो ना, ये रावण है, रावण 10 सिर वाला, जहां मर्जी उधर अपना सिर घुमा लेगा, इसके पास डायरेक्शन है क्योंकि एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक। तो जीरो वेक्टर जिस वेक्टर के साथ अटैच होता है उसकी डायरेक्शन ले लेता है ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये स्केलर है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बस मैग्नीट्यूड भर है, इसके डायरेक्शन का वजूद ही नहीं है दोनों कांस्टेंट, लेकिन एक वेक्टर की दुनिया का कांस्टेंट, एक स्केलर की दुनिया का। अब आई बात डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पर, तो अगर वेक्टर सी कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका किसी दिए गए वेक्टर आर के साथ डॉट प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, ठीक। लेकिन अगर वेक्टर सी कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आपकी क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और वो वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये पक्का कांस्टेंट आएगा, ये तय बात है, ये कांस्टेंट, जबकि ये कांस्टेंट आए ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ वेक्टर सी कांस्टेंट है ना, आर थोड़ी ना कांस्टेंट वेक्टर है, आर बदल रहा है। याद करो, अभी अभी थोड़ी देर पहले सवाल किए थे, पार्टिकल मूविंग ऑन अ कर्व, तो पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर लगातार बदल रही हो, उसके साथ आप किसी भी कांस्टेंट वेक्टर को अटैच कर दो, होगा क्या, एक कांस्टेंट वेक्टर अटैच हो गया ना तो बस वो एक फिक्स डायरेक्शन को ले लेगा, लेकिन अब उसकी अपनी डायरेक्शन फिक्स है, क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर तैयार हो रहा है। ये गौर करो, ये वेक्टर सी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा 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 यही रहेगी, और कर्व पर ये मेरा कर्व है, इस कर्व पर जब यहां पर वेक्टर आर मौजूद था, गौर करना, यहां वेक्टर आर मौजूद था तो वेक्टर आर की डायरेक्शन यहां पर थी, ठीक। अब ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर आर है, तो आप सी क्रॉस ए निकाल रहे हो, हाँ या ना? तो जब सी क्रॉस ए निकाल रहे हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल रही है। जब ये यहां पर पहुंच रहा है, यहां पर, तो यहां पर वेक्टर आर की डायरेक्शन सोचना, वेक्टर आर की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ गई, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो फिक्स नहीं की गई है ना। तो अगर वेक्टर आर की डायरेक्शन यहां पर बाहर की तरफ आ गई तो आप सोचो वहां कौन है, सी, बाहर की तरफ कौन है, वेक्टर आर, तो सी क्रॉस आर किधर जाएगा, सी क्रॉस आर बोतल खुलने की डायरेक्शन है कि नहीं, किधर आएगा,
ऊपर की तरफ आएगा। फर्क पड़ रहा है? अच्छा, अभी नहीं समझ में आया ऐसा? रुको, ये गौर करो, इस प्लेन पे एक वेक्टर कर दिया, ये बस यही डायरेक्शन रखेगा और कोई डायरेक्शन नहीं रख सकता। ये वेक्टर आर है, ठीक, अभी इसकी डायरेक्शन ये है, अभी इसकी डायरेक्शन ये है। तो बताओ, अगर ये वेक्टर आ रहा है और ये सी है, तो सी क्रॉस आर नट को कसने की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की तरफ होगी। क्लियर हुआ? थोड़ी देर आफ्टर टाइम पे इसकी डायरेक्शन कन्वर्ट हो जाती है, ये मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन अब यहां पर आ गई ऊपर की तरफ। अब जरा गौर करो, अब सी क्रॉस आर किधर जाएगा? अब सी क्रॉस आर, अब आप नट को खोलने की डायरेक्शन में सी क्रॉस आर देखना, अभी तक नीचे जा रहा था, अब सी क्रॉस आर बाहर की तरफ आ रहा है। अदरवाइज सी क्रॉस आर कहां जा रहा था? नीचे की तरफ जा रहा था। तो सोचो सी क्रॉस आर अपनी डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं? वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी बदली हुई डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन को बदल दे रही है। क्लियर हुआ? अभी विजुलाइज हुआ थोड़ा थोड़ा? मोटरसाइकिल पर तुम बैठ गए, ठीक, मोटरसाइकिल को आपने एक डायरेक्शन दे दी, मोटरसाइकिल की एक डायरेक्शन है, आपकी भी डायरेक्शन क्या वही होगी जो मोटरसाइकिल की डायरेक्शन है? क्या आपकी भी डायरेक्शन वही होगी जो मोटरसाइकिल की डायरेक्शन है? हाँ, नहीं, डिपेंड करता है आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है कि नहीं आती है। नहीं आती है ना, तो आपकी डायरेक्शन भुई वाली होगी, जमीन भुई लौटनी आएगा, मोटरसाइकिल आगे जाएगी, आप नीचे जाओगे। और डिपेंड करता है आपका वो जो रथ सवार है, आप मान लो पीछे बैठे हुए, तो सामने वाला कैसा चला रहा है, अगर वो अचानक से मार दिया ना, सीधे एक्सीलरेटर दे दिया, तो आप पीछे और वो आगे, तो आपकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। तो नहीं डिपेंड करता है, आप कांस्टेंट वेक्टर हो, जाना मेरे को लखनऊ है, हम कांस्टेंट डायरेक्शन है, बस उसी तरफ मुंह करके बैठ गए बाइक पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस वेक्टर के साथ अटैच हुए हैं, उस वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड करेगी मेरी डायरेक्शन क्या होने वाली है। वो भी अगर उसी तरह कांस्टेंट वेक्टर हुआ तो हम दोनों एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, रमता जोगी बहता पानी, तेरी मेरी यही कहानी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है भैया, तुम अलग हम अलग, हम बुलेटनिया लेंगे, तुम आकाश पाताल एक कर दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कितने हो गए? 5। छठे पर आना, छठा, इसमें लिखना इफ r is equal to mod of vector r is equal to mod of vector r and r cap is a unit vector, r cap is a unit vector in the direction of vector r, then तब ऐसे मामलों में then the differentiation of vector r cap is equal to, r cap जानते हो क्या है? d dt of, बोलो r cap बोलो, 1/r ऑफ वेक्टर r, और इसका डिफरेंशिएशन याद है ना? गलती हुई थी, याद रहेगा। चलो बोलो, इसका डिफरेंशिएशन कितना जाएगा? पहले तो हम लोग 1/r को बाहर कर लें, ठीक, और इंटू डी वेक्टर r dt, फिर कितना? -1/r² और वेक्टर r या dr dt वेक्टर r, dr dt भी होगा। आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो? r का डिफरेंशिएशन, तो पहले 1/r का हुआ -1/r², अभी तो 1/r का है ना, अब आप r का करोगे, साथ में यहां अटैच होगा कौन? dr dt, और अब लिख देना यहां पर वेक्टर r, ये रहा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन वो है तो उसका इंटीग्रेशन कौन होगा? ये लिख देना, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर द इंटीग्रेशन ऑफ 1/r, याद है ना तुमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर रटना बताए हुए थे, 7 इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं, जो आप रट डालो आपको सारा काम लगभग इसी में से हो जाएगा, याद है ना? ऐसे ही ये आपके 8 फार्मूले हैं, अगर ये याद रहे तो कल को डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन समथिंग करके लिखा हुआ है, जैसे अब इतना बड़ा लिख दिया, अब आप क्या ही इंटीग्रेट करोगे इसको, और अगर याद है तो आप कट से उठा करके इसको लिख दो तो भैया ये कुछ नहीं है, ये केवल कितना हो जाएगा? r कैप हो जाएगा, काम ही खत्म है आपके पास। क्लियर हुआ? लिखना
तुम लोगों को खाली 6 लिखाए थे, 7 बोले हैं ना, 6 ही लिखाए हैं। अर्पित कितने लिखाए हैं? 6 ही लिखाए हैं, तो एक किसका छोड़ दिए फिर हम, एक कुछ छोड़े फिर ना। अरे यार वो ये गजब है, तुम लोग 6 फॉर्म की बात कर रहे हो। फॉर्म 1/mx माइनस एनएक्स, 1/mx प्लस एनएक्स, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म है, तुम लोग फॉर्म की बात कर रहे हो। ओवरऑल कौन से फॉर्म? 15 लिखवाए हुए हैं ना, और टोटल इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने लिखवाए हुए हैं कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने लिखवाए हैं? 7 लिखवाए, 6 लिखवाए हैं। कोई दो एक में मर्ज किए हैं क्या? हमें तो हम पहचान लेंगे बच्ची, हमें तो हम पहचान लेंगे। मेथड यूज्ड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर 16 16 16 ना, हमको याद है ना तुमको याद है। 16 ऑलवेज रिमेंबर दीज। कौन सा 16? ना तुम्हारा सही मेरा सही ना किसी का नहीं सही, टोटल 16 है। ठीक हाँ। हाँ फाइंड करने की बच्ची तब है, फाइंड करने की तब है ना जब बाई इंस्पेक्शन ना मिले तब। अगर बाई इंस्पेक्शन देखने से आपको पता चल जाए, जैसे ये फार्मूला है मान लो ये लिख दिया गया, इसके आगे इसी इंटीग्रेशन बैठा दिया, अब बाई इंस्पेक्शन मेरे को पता है कि कल हमने इसको पढ़ा हुआ था, ये हमको याद है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आर कैप, क्योंकि ये कुछ और नहीं आर कैप का डिफरेंशिएशन ही है, तो इसको कहते हैं बाई इंस्पेक्शन, निरीक्षण के द्वारा ही पता कर लेना। लेकिन बाई इंस्पेक्शन वही पता कर सकता है जिसकी मेमोरी थोड़ी अच्छी अच्छी है, ठीक है, वरना बाई इंस्पेक्शन आप अपने रिश्तेदारों की क्वालिटी नहीं पता कर सकते हो, बतियाना पड़ता है उनसे। जब बाई इंस्पेक्शन में एक भी ना मिले, बाई इंस्पेक्शन में से कोई ना आए, 16 फॉर्म हो गए बाई इंस्पेक्शन के, उनमें से अगर कोई नहीं आ रहा है, तो जब उनमें से कोई नहीं है तो अब मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर को तैयार करना पड़ेगा, और जब तैयार करना पड़ेगा तो उसके मेथड है, और उसी में सबसे लास्ट वाला है जो x टू दी पावर h y टू दी पावर k वगैरह मान करके करते थे, तो वो बाकी वाले तैयार करने के हैं, और ये वाले याद करने के बाई इंस्पेक्शन। नॉर्मली बाई इंस्पेक्शन से मिल जाते हैं नॉर्मली, लेकिन वैसे अगर क्वेश्चन आ जाए रिटर्न में तो तुमको तैयार ही करना पड़ेगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/r d वेक्टर r dt माइनस 1/r स्क्वायर dr dt, ठीक, इनटू वेक्टर r, इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। ये कितना होगा? ये सिंपली होगा r कैप प्लस c। बोलो वेक्टर ऐड करें या स्केलर ऐड करें? वेक्टर या स्केलर? वेक्टर बेहतर, r कैप यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ही ऐड करेंगे। दो और लास्ट खत्म, ये स्टार 7। इफ c इज इक्वल टू कांस्टेंट स्केलर, कांस्टेंट स्केलर, c is equal to constant scalar and vector r is equal to vector function, vector function, vector function, ठीक, then इंटीग्रेशन ऑफ c वेक्टर r dt, तो इसका मतलब r t का ही फंक्शन है, इज इक्वल टू c इंटीग्रेशन वेक्टर r dt, मतलब कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर खींच सकते हो जैसे आप नॉर्मली करते आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और लास्ट 8वां स्टार 8, इंटीग्रेशन वेक्टर r प्लस वेक्टर s dt, ठीक, दो वेक्टर के सम का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, उनके इंडिविजुअल इंटीग्रेशन का सम, वेक्टर r dt प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर s dt, हो गए भैया 8 पूरे पूरे। नोट कर लो, सवाल उठा लें अब तुरंत, इसके सवाल भी कोई बहुत खास नहीं है इसके, कल खास रहेगा, कल हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर ही करवाएंगे क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में कुछ खास नहीं है, बता तो दिए ही हैं, कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन होना है, तो भाई कंपोनेंट आपके टी में सजे रहेंगे, कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन कर लो, तो जितना इंटीग्रेशन मजबूत है उतनी तेजी से लगेगा।
मिटाएं। आज जाए हम, 3 दिन से हम अपनी हार्ड डिस्क छोड़े हुए हैं, 3 दिन से नहीं लेने गए। मिटा दे पूरा। चलो भैया प्रॉब्लम नोट करो। प्रॉब्लम, इफ यदि वेक्टर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t क्यूब जे कैप माइनस 3k कैप, फाइंड, प्राप्त कीजिए। फाइंड, सबसे पहला इंटीग्रेशन वेक्टर एफ ऑफ टी dt और दूसरा सेकंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 वेक्टर एफ ऑफ टी dt। बहुत आसान। सॉल्यूशन में पहला इंटीग्रेशन वेक्टर एफ ऑफ टी dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी भर दो टी माइनस टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t क्यूब जे कैप माइनस 3k कैप, और पूरे के बाहर कौन आया, dt, यानी कि दिस इज इक्वल टू, अभी पढ़े हैं कि कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये कितना हुआ, आई कैप इंटीग्रेशन t माइनस टी स्क्वायर dt प्लस जे कैप, और जे कैप काहे करें हम, 2j कैप कर दें, कांस्टेंट भी बाहर ले लें, इंटीग्रेशन t क्यूब dt माइनस 3 इंटीग्रेशन माइनस 3k कैप dt, ये रहा। दिस इज इक्वल टू, बोलो भैया कितना, आई कैप ब्रैकेट के अंदर में t का t स्क्वायर बाई 2 और t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3, तो ये हो गया t स्क्वायर बाई 2 माइनस t क्यूब बाई 3 आई कैप, ये रहा, प्लस यहां से हो जाएगा 3 1 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1 बाई 2 t की पावर 4 जे कैप, सहमत हो, और इनसे कितना हो जाएगा माइनस 3t के कैप। अच्छा मजे की बात बताएं, मजे की, अब यहीं आगे एक तो कांस्टेंट जुड़ेगा वो, और ये बताओ ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी है तो कांस्टेंट भी क्या जुड़ेगा, प्लस वेक्टर c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन जब 1 to 2 मांगेगा ना, वही कांस्टेंट हटा दो और सबकी जगह पर अपर लिमिट 2 रख दो, माइनस लोअर लिमिट 1 रख के, बता सकते हो, वो करके बताओ। अच्छा अब हम उसको ना सीधे निकाल लें, सीधे कोशिश करें, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 वेक्टर एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू, सुनो ऐसे ही हवा हवाई में बातें सुनो, लिखें यहीं, ध्यान से सुनना, अपर लिमिट कितनी है 2 है, ठीक है, सुनो पहले इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 बटे 2 का मतलब 2, ठीक, ये हो गया 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 2 माइनस 8 बाई 3, 3 दूना 6, 6 माइनस 8 बाई 3, माइनस 2 बाई 3 आया, हाँ या ना, इसको आप अपने कंसीडर कर लो, माइनस 2 बाई 3, ये हो गया। अब सुनना, माइनस करोगे तो ये वाला प्लस सोचो और ये वाला कैसा सोचो, माइनस, और आप 1 रख दो, तो 1 रखेंगे तो यहां से कितना आया 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2, अब 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 कितना हो गया, ये आया 6, 3 दूनी 6, 2 1 के कितना माइनस 1 बाई 6, माइनस 1 बाई 6, अच्छा अगर माइनस 1 बाई 6 आया तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई 6, घटाना है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब गौर करो ऊपर नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी
4, 4/6 तो कितना आ गया -3/6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, -1/2 आई कैप। तो इसका होगा -1/2 आई कैप। पहला बन गया मेरा। हाँ गड़बड़ा गया पूरा, मतलब -4/6 -1/6 कितना आएगा बच्ची? -3/6। अब -3/6 कट पिट करके 1/6, वो माइनस माइनस, अच्छा रुको 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 रुको, हम जान गए वो माइनस प्लस के बवाल में गया होगा। सुनो सुनो हमने किया क्या वो सुनो, ठीक है मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, हम मानते हैं। सुनो, पहले अपर लिमिट 2 है आपकी, ठीक है, तो हम ये करें अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1 पर वैल्यू, और बाहर कर देंगे कितना, आई कैप कर देंगे। तो पहले इसको 2 रख करके निकाल लो, कितना हुआ 2 दूनी 4, ये हो गया कितना 4/2, 4/2 का मतलब 2, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8/3 -8/3, ये हुआ। अच्छा अभी गौर करना, इसके बाद फिर बारी किसकी आएगी, अब हम लोअर लिमिट 1 रखेंगे, लेकिन लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो घटाएंगे ना, और तो जब माइनस करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा माइनस, और ये वाला कितना हो जाएगा प्लस। 1 पर सोचना, ये कितना हो जाएगा +1/3, तो इधर हो गया यहाँ पर +1/3, और यहां पर कितना हो गया -1/2, -1/2, बाहर कितना रहा आई है। ये सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा -5/6, -5/6 आई है, ये रहा। अब इसी तरीके से अगले वाले में अपर लिमिट 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, बस इतने पर, 8 दूनी 16 नहीं करना है क्योंकि नीचे बस 2 कट जाएगा, ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, इधर से 8 आया और -1/2, तो 8 -1/2 कितना 15/2, तो ये हो गया +15/2 जे कैप। और इसी तरह से लास्ट वाले में इसको कर देना, कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं, कितना -3 के कैप, -3 के कैप, ये आपका हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ? तो एक निकालो, उसी में इधर उधर करके काम खत्म कर दो, अलग से करने की जरूरत नहीं है। समझे? मिटाएं इसको, ये गया ये गया ये भी गया। चलो अगला देखना, प्रॉब्लम है इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e to the power t I कैप प्लस e to the power -2t j कैप प्लस t k कैप dt। अब बताओ भैया कोई मुश्किल काम नहीं, कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेट कर लोगे, छोड़ दें हम होमवर्क में लिख रहे हैं, ठीक, अगला लिखें, पक्की बात है कि हम करें, तकलीफ तो नहीं है कोई। चलो अगले में देखना, ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, इफ यदि वेक्टर f ऑफ t इज इक्वल टू t i कैप, इसका e की पावर t ही रह जाएगा, ठीक, इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर, अब जिनको तकलीफ लगे सीधा है तो सीधा खेलो, तकलीफ लगे तो -2t को u वगैरह मान करके अलग से कर देना। अब e की पावर x का, e की पावर -2x का, इसका इंटीग्रेशन जानते हो ना, तो तुमको उसी x की जगह पर क्या सोच लेना है, t सोच लेना है, और वही सब यहां पर लिखते हुए चले जाना है, क्योंकि पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब होता है कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन। अगर तकलीफ हो तो बताओ, हम कर देंगे, नहीं। इसके बाद फिर प्लस t² -2t j कैप प्लस 3t² प्लस 3t क्यूब के कैप, फाइंड प्राप्त कीजिए, फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 वेक्टर f ऑफ t dt, वेक्टर f ऑफ t dt। तीसरा, थर्ड, इफ वेक्टर r इज इक्वल टू, वेक्टर r अपने को दिया गया है t i कैप माइनस t² j कैप प्लस t -1 k कैप, और वेक्टर s अपने को दिया गया है, वेक्टर s इज इक्वल टू 2t² i कैप
फिर प्लस 6t k कैप, ये रहा। ठीक, इवेल्युएट पहला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 वेक्टर r डॉट वेक्टर s dt। ये बताओ भैया, सुनो, r डॉट s कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो आप ना निपटा दो यहीं पर ही, i डॉट i 1 2 t क्यूब, सीधा सीधा t को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, i डॉट i कितना हो गया 1 हो गया, तो 2t क्यूब बना कि नहीं बना, 2t क्यूब, यहां से कितना, ये क्या मैंने लिखा है 60 के कैप लिखा है ना, तो इसका मतलब यहां पर जे कैप है ही नहीं, तो जे कैप वाला कितना हो गया 0, और फिर 60 वाले को यहां से कर दो तो 6t स्क्वायर माइनस 6t, क्लियर हुआ, इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया है, कर सकते हो, अब तो बड़ा आसान हो गया ये। दूसरा वाला सेकंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 वेक्टर r क्रॉस वेक्टर s ds dt, ये रहा। क्या डिटर्मिनेंट से r क्रॉस s निकाल सकते हो कि नहीं, जो आएगा कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन कर देना है, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 सेट कर देनी है, ये भी हो सकता है ना, आसान चीजें, बहुत आसान चीजें हैं ये, और हाँ बस इतना ही है, बस इसी पर अभी रोक दो ना, इसी पर रोक दो, कल हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कल ही बताएंगे, कुछ है नहीं इसमें।